जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ प्रीत और आप देख रहे हैं प्रीत एजुकेशन जोन। जैसा कि दोस्तों कल हम लोग क्रॉनिकल की स्तंभ सामयिकी 2023 का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय परिदृश्य और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम देखेंगे आर्थिकी और विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में। तो देखते हैं, आर्थिकी में आपका पहला टॉपिक है भारतीय रक्षा मंत्रालय बना दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है आपके किसी भी एग्जाम में। रक्षा के क्षेत्र में हम लोग रक्षा खर्च पर लगातार बजट बढ़ाते चले। इस बात का अगर सीधा सा मतलब समझा जाए तो वो ये है कि इस बार रक्षा क्षेत्र में जो हमारा बजट था वो विश्व में हम तीसरे नंबर पर थे। उसमें पहले नंबर पर था अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन, और अगर इसी श्रृंखला में आगे देखें तो चौथे नंबर पर यूके और उसके बाद रूस। ये जर्मनी का एक संगठन है, इसने रिपोर्ट जारी की है और इसमें भारत दुनिया के सबसे बड़े एम्प्लॉयर के लिए रैंकिंग के शीर्ष पर भारत का रक्षा मंत्रालय है। भारतीय रक्षा मंत्रालय में सक्रिय सेवा कर्मियों, रिजर्व सैनिकों और नागरिक कर्मचारियों को मिलाकर कुल कर्मचारियों की संख्या 29.2 लाख है। दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर चीन का रक्षा विभाग है। ये सैनिक कर्मियों के आधार पर है। बाकी मुझे लगता नहीं है कि इसको याद करना है, याद इसे करना है। जरूरी ये है कि सैन्य खर्च में हम कौन से स्थान पर हैं, और इससे भी जरूरी एक बात ये भी है कि ये तो सैन्य खर्च हुआ, हम सैन्य हथियारों के उत्पादन में किस स्थान पर हैं, ये बात भी अहम है। तो उत्पादन में हम चौथे स्थान पर हैं। पहले स्थान पर आपका है चीन, उसके बाद आपका जापान और दक्षिण कोरिया, और उसके बाद भारत चौथे स्थान पर है हथियारों के उत्पादन में। रक्षा क्षेत्र में हथियारों के उत्पादन में, ये बात अहम है और दोनों में फर्क है, सैन्य खर्च में और हथियारों के उत्पादन में। अभी तक हम जो हथियारों का जो आयात करते हैं वो सर्वाधिक किन देशों से करते हैं? अभी तक अगर 2017 से लेकर और 2021 तक बात की जाए तो भारत पूरी तरह से रूस और फ्रांस पर निर्भर था आयात के मामले में। हालांकि भारत स्वदेशी उत्पादन में भी आगे बढ़ रहा है। जैसे पिछले कई वर्षों में भारत ने कई स्वदेशी हथियारों को, विमानों को, युद्धवाहक पोतों का निर्माण किया है, जिनमें से आपका हाल ही में आपका INS विक्रांत, INS मुर्मुगाओ, और ऐसी लिस्ट बहुत लंबी है। तेजस विमान, आपका अर्जुन टैंक, पिनाका, आकाश अस्त्र। अच्छा, एक आप नाम बताइएगा, मैं थोड़ी आपको हिंट देती हूँ। दुनिया का एकमात्र सबसे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो स्वदेशी निर्मित है, जो 5000 मीटर की ऊंचाई तक काफी ज्यादा भार ले जाकर उड़ान भरने में और उतरने में सक्षम है, काफी भारी हथियारों और सामान को लाने ले जाने में भी सक्षम है। उसका नाम बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले मुद्दे की, कोयला उत्पादन में 18% की वृद्धि। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें याद ये रखना है कि पिछले वर्ष की तुलना में कोयला उत्पादन, देखिए उत्पादन और भंडारण में फर्क रहता है। कोयला उत्पादन में 18% हम वृद्धि कर चुके हैं। इसमें बस इतनी बात याद रखनी है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको देखने हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी हैं। कोयला उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य आपके छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, और भंडारण, जो कि उत्पादन और भंडारण दो अलग अलग चीजें हैं। इसमें क्या है, ओडिशा जो दूसरे स्थान पर ही है उत्पादन और भंडारण दोनों में ही, बस झारखंड और छत्तीसगढ़ का स्थान रिप्लेसमेंट हो जाता है। देश में वाणिज्यिक ऊर्जा की कुल मांग की 61% जो आपूर्ति है टोटल डिमांड की, वो कोयला से ही पूर्ति करी जाती है। और देखिए, भारत में कुल कोयला संचित भंडार का लगभग 90% कोयला गुंडवाना और टर्शियरी चट्टानों से प्राप्त होता है। अच्छा, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में भारत के किन किन क्षेत्रों में गुंडवाना की चट्टानें पाई जाती हैं और किन क्षेत्रों में टर्शियरी चट्टानें पाई जाती हैं। अच्छा, अगर वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में देखें तो विश्व में कोयला उत्पादन की दृष्टि से भारत का दूसरा, जबकि भंडारण की दृष्टि से 5वां स्थान है। इन बातों को, इन फैक्ट्स को रट लेना एकदम अच्छे से। कोयले के उत्पादन में देख चुके हैं छत्तीसगढ़, और भंडारण में झारखंड। देखिए, उत्पादन की लिस्ट अलग है, भंडारण की लिस्ट अलग है। प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल की बात करें तो असम दोनों ही जगह है। अभ्रक आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश। लौह अयस्क, एक्चुअली अभ्रक जो पाया जाता है वो अकेला आंध्र प्रदेश में ही पाया जाता है, ये बात भी है। लौह अयस्क में ओडिशा और कर्नाटक। तांबे में राजस्थान और फिर राजस्थान दोनों ही स्थानों पर। तांबा और चांदी में दोनों ही स्थानों पर राजस्थान है। यूरेनियम में आपका झारखंड और आंध्र प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का भंडार कहाँ पाया जाता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सोना, कर्नाटक और कर्नाटक। ठीक है, तो ये थे कुछ आंकड़े। इसके बाद अगला मुद्दा है और बहुत जरूरी है, MSME वृद्धि और विकास पर राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई। ये कहाँ हुई, यहाँ पे बस इतना याद रखना है, मणिपुर के इम्फॉल में हुई है। इसका उद्देश्य क्या था, MSME क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूकता पैदा करना था। महत्वपूर्ण तथ्य कुछ इस तरह से है मंत्रालय के अनुसार। MSME मंत्रालय, अच्छा यहाँ पे जो इस तरह से लिखा है सिर्फ मंत्रालय के अनुसार, मैं इसको पूरा कर रही हूँ, MSME मंत्रालय। लेकिन
आप इस बात को कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो एमएसएमई मंत्रालय है ये कब बना और किन 2 मंत्रालयों के संयोग से मिलकर बना है? कौन से 2 मंत्रालय ऐसे थे जिनका विलय किया गया तब जाके एमएसएमई का निर्माण किया गया? इस अवसर पर एमएसएमई मंत्रालय ने मणिपुर सरकार के वाणिज्य, वस्त्र उद्योग और पर्यटन विभाग व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली के 3 मंचों इनवॉइस मार्ट्स, M1 एक्सचेंज और IRXL के साथ एमएसएमई के प्रदर्शन को बढ़ावा देना और इसको गति प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। देखिए, ये ठीक है, ये फैक्ट जरूरी है, बट इससे भी जरूरी एक और बहुत जरूरी चीज है, वो आप हमें बताएंगे। एक योजना है, मैं शॉर्ट नाम आपको हिंट देती हूँ, RAMP, रैम्प योजना। ये योजना एमएसएमई मंत्रालय ने ही शुरू करी है और ये योजना किसानों के लिए ही है। और मैं आपको इतनी भी हिंट देती हूँ कि ये योजना जो है केंद्र सरकार द्वारा समर्थित, विश्व बैंक द्वारा पोषित योजना है। आप हमें कमेंट में बताइए इस योजना का पूरा नाम क्या है, ठीक है, जरूर बताइएगा। और थोड़ा सा और बता कि 3,750 करोड़ का ऋण जो है इसके लिए विश्व बैंक ने दिया है, वर्ल्ड बैंक देगा, ठीक है। अगला मुद्दा है 8 प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें अभी-अभी आपने देखा, जिसमें एक कोयला के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। इसमें कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, बिजली इत्यादि शामिल हैं, जिनमें से हमने कुछ की लिस्ट यहाँ देख ली है, कुछ को हम आगे देख लेते हैं। इनमें बस इतना देख लेना है कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 21% कोयले के उत्पादन बढ़ा है। प्राकृतिक गैस के उत्पादन की बात करें तो ये 1.3% कम हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में। प्राकृतिक गैस की बात करें तो ये पिछले वर्ष की अवधि में 1.8% बढ़ा हुआ है। अगर पेट्रोलियम रिफाइनरी की बात करें तो ये पिछले वर्ष की तुलना में 10.1% बढ़ा हुआ है। और अगर इस्पात की बात करें तो ये पिछले वर्ष की तुलना में 6.4 बढ़ा हुआ है। देखिए, बाकी सब बढ़े हुए हैं, कच्चे तेल के उत्पादन में कमी आई है 1.3%। अगला मुद्दा है भारत का पहला सोवरेन ग्रीन बॉन्ड। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की रूपरेखा को मंजूरी प्रदान करी है। इस मंजूरी से पेरिस समझौते के तहत अपनाए गए जो लक्ष्य थे, NDC राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और अधिक मजबूत होगी इस बॉन्ड के द्वारा। इसके साथ ही इससे पात्र हरित परियोजनाओं में वैश्विक एवं घरेलू निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। वित्त वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा हरित परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के लिए सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की गई है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो ग्रीन बॉन्ड है ये होते क्या हैं। तो मैं इधर लिख रही हूँ, जो ग्रीन बॉन्ड है वो आपके इस तरह के एक बॉन्ड होते हैं जो विभिन्न कंपनियों, देशों, बहुपक्षीय संगठनों, विशेष रूप से पर्यावरणीय, जलवायु और लाभ वाली परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए जारी किए जाते हैं। तो उनको हम कहते हैं ग्रीन बॉन्ड। और इनसे जो प्राप्त लाभ होता है ना, उसको हम लोग ग्रीन प्रोजेक्ट्स में उपयोग करते हैं, जितने भी देश में ग्रीन प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। और देखिए, COP26 में 2021 में, जो कि ग्लासगो में हुआ था, वहां पे पीएम मोदी जी ने एक लक्ष्य लिया था, जिसको वहां पर पीएम मोदी ने कुछ लक्ष्य लिए थे जिन्हें संयुक्त रूप से उन्होंने पंचामृत कहा था। उसके लिए भी ये पहला ग्रीन बॉन्ड प्रतिबद्ध रहेगा, तो आप इसको देख सकते हैं। इस प्रकार के बॉन्ड को जारी करने से प्राप्त धनराशि को सार्वजनिक क्षेत्र की उन परियोजनाओं में लगाया जाएगा जिनसे अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद मिलेगी। और जैसा कि कल ही हमने पढ़ा था कि मोदी जी ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रल इंडिया बनाने का एक लक्ष्य लिया हुआ है, तो ये सारा कुछ उसी लिए है। अगला है राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन की संचालन समिति बैठक। बस इतना याद रखना है, राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन की संचालन समिति बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। यहाँ पर राष्ट्रीय संचालन समिति की पहली बैठक पोर्टल का लोकार्पण किया गया है। कौन सा पोर्टल था? नेचुरल फार्मिंग पोर्टल। ठीक, इसके माध्यम से होगा क्या? इस पोर्टल के माध्यम से मिशन कार्यान्वयन, रूपरेखा, संसाधन कार्यान्वयन, प्रगति, किसान पंजीकरण, ब्लॉग इत्यादि के बारे में सभी जानकारियां मिल सकेंगी और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट है रबी सीजन 2022-23 के लिए सब्सिडी दरों की मंजूरी हो गई है, जिसमें रबी सीजन में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर जैसे विभिन्न पोषक तत्वों से युक्त फॉस्फेट और पोटास उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की प्रति किलोग्राम दरों से संबंधित उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अच्छा, इसी से संबंधित अभी हाल ही में एक योजना चलाई गई है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर।
इसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा एक भारत बैग नाम का एक ब्रांड जारी किया गया है, जिसके तहत आपका यूरिया हुआ, डीएपी हुआ, एमओपी हुआ, ये सारे उर्वरक जो हैं एक ही ब्रांड, इकलौता एक भारत ब्रांड के तहत अब प्राप्त कराए जाएंगे। और ये योजना पीएम किसान सम्मेलन 2022 के दौरान की गई। अच्छा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये जो वन नेशन वन फर्टिलाइजर है, जो एक सेपरेट योजना नहीं है, जो एक पूर्ववर्ती एक योजना से जुड़ी हुई है, उस योजना का पूरा नाम क्या है? मैं अगर आपको हिंट दूं तो उसको कह सकते हैं आप पीएमबीजेपी। ठीक है, आप इसका पूरा नाम हमें बताइए। इसमें कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। पोटास और फॉस्फेट उर्वरकों पर सब्सिडी, पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना द्वारा 1 अप्रैल 2010 से लागू की गई है। अपने किसान हितैषी दृष्टिकोण के अनुरूप सरकार किसानों को सस्ती कीमतों पर फॉस्फेट और पोटास उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बाकी इम्पोर्टेंट वही है, उर्वरक सब्सिडी को कैबिनेट की मंजूरी। आप इस योजना को पूरा पढ़िएगा, पीएमबीजेपी जरूर पढ़िएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस योजना का पूरा नाम क्या है। नेक्स्ट है और मोस्ट बर्निंग इश्यूज, बेरोजगारी बढ़कर हुई आपकी 7.8%। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर सितंबर में 5.84% से बढ़कर अक्टूबर में 8.04% पर पहुंच गई है। अक्टूबर में शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर 7.21% रही, जो कि सितंबर में 7.7 थी। इसका मतलब ये कहना ये चाह रहे हैं कि शहरी इलाकों की बेरोजगारी में कमी आई है। मैं ऐसा नहीं मानती। खैर, मेरे न मानने से होना भी क्या है। ग्रामीण इलाकों में रोजगार घटने की वजह से अक्टूबर में देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.77% पहुंच गई है। इनका कहना यह है कि जो शहरी इलाकों की बेरोजगारी है वो कम हुई है, जबकि ग्रामीण इलाकों की बेरोजगारी बढ़ गई है। तो भाई उसको भी दूर कीजिए ना। बेरोजगारों की संख्या 56 लाख तक बढ़ गई है। 22 लाख लोग श्रम बाजार से बाहर हो गए हैं और रीजन क्या है? कोविड। इससे देश में श्रम बल की संख्या सितंबर के 43.2 करोड़ से घटकर 42.98 करोड़ रह गई है। कृषि क्षेत्र में रोजगार 4 साल में सबसे कम रहे। आंकड़ों के मुताबिक कृषि क्षेत्र में काम करने वालों की संख्या नवंबर 2021 में 16.4 करोड़ थी। अगला मुद्दा है भारत और खाड़ी सहयोग परिषद समझौता। 24 नवंबर 2022 को भारत और खाड़ी सहयोग परिषद मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने और वार्ता को फिर से बहाल करने का फैसला लिया है। ये क्या होता है खाड़ी सहयोग परिषद? पहले तो इसके बारे में जान लीजिए। ये है आपका जीसीसी। ये जो है 6 देशों का एक गठबंधन है, जिसमें आपके बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। लेकिन हाँ, एक बात और ये भी है कि जितने भी खाड़ी कंट्री हैं उनमें से ईरान इसका सदस्य नहीं है। अच्छा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि ये जो खाड़ी सहयोग परिषद के जो देश हैं ये किस खाड़ी के आसपास का क्षेत्र है? कमेंट में बताइएगा। और उसके बाद लिखा हुआ है एफटीए को आगे बढ़ाने, मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये क्या होता है? ये जो एफटीए है, 2 या उससे अधिक देशों के बीच में व्यापार में आने वाली बाधाओं को कम करने के लिए किया गया एक समझौता होता है, जिसको हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कह सकते हैं। खाड़ी सहयोग परिषद वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार समूह है। 2021-22 में दोनों पक्षों के बीच लगभग 154 अरब अमेरिकी डॉलर का कारोबार हुआ है। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच पिछले वित्त वर्ष में 14 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य की सेवाओं का व्यापार हुआ है। भारत में तेल आयात में लगभग 35% और गैस आयात में 70% भागीदारी खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों से आई है। अच्छा, हम इनको आयात करते हैं, बदले में हम इनको निर्यात क्या करते हैं? तो हमारे देश के जो बहुमूल्य रत्न है, लोहा, इस्पात और कई सारी चीजें हैं, उनको हम इसके बदले में निर्यात करते हैं खाड़ी देशों को। और देखिए वही बात बताई गई है, जीसीसी क्या है। अहम बात यह है जो देखने लायक है, जीसीसी देश भारत के तेल के आयात में लगभग 35% और गैस आयात में लगभग 70% योगदान करते हैं। अगला मुद्दा है जो इम्पोर्टेंट है, 8 अरब के पार पहुंची विश्व की जनसंख्या। नवंबर में विश्व के 8 अरब में बच्चे ने जन्म लिया है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने ट्वीट करके यह जानकारी दी कि विश्व की आबादी को 7 से 8 अरब होने में 12 साल का समय लगा, जबकि पिछले 100 करोड़ में भारत की हिस्सेदारी 17.7 करोड़ और चीन की 7.3 करोड़ रही। अगर जनसंख्या वृद्धि संबंधी तथ्यों की बात करें तो सन 1800 तक जनसंख्या 100 करोड़ के नीचे थी। 100 से 200 करोड़ होने में 100 साल यानी एक शताब्दी का समय लगा और 2037 तक जनसंख्या 9 अरब होने का अनुमान है। यही 2058 तक 10 अरब तक अनुमानित की गई है।
10.4 अरब तक अधिकतम जनसंख्या पहुंचने का अनुमान है। कहने का अर्थ ये है कि 2058 में जनसंख्या 10 अरब तक बढ़ने का ऐसा अनुमान बस है, और उसके बाद ये भी अनुमान है कि जनसंख्या लगभग इतने पर स्थिर हो जाएगी। उसके बाद आगे चल के 2080 के समथिंग फिर से बढ़ना शुरू होगी, ऐसा अनुमान बस है। बाकी आ गए अगर 2-4 पैंडेमिक तो निपट जाएंगे सब। और संयुक्त राष्ट्र ने यह भी कहा है कि वर्तमान में प्रजनन दर उन्हीं देशों की सबसे अधिक है जिन देशों में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, और वैश्विक आबादी का 60% क्षेत्र ऐसा है जहां प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर से नीचे है। इस बात को आप इस फैक्ट को याद रखिएगा, क्योंकि मुझे याद आ रहा है 2020 के पीसीएस के प्री एग्जाम में इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर से नीचे है या कम। हालांकि ये वैश्विक स्तर पर है, आप भारत के स्तर पर कमेंट करके बताइएगा कि भारत की प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर से अधिक है या कम है। अगला फैक्ट यहाँ ये भी बताया गया, 2019 में लोगों की जीवन प्रत्याशा 72.8 साल हो गई है। 2050 तक ये 77.2 साल हो जाएगी, यानी जीवन प्रत्याशा घट रही है लगातार। भारत सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाला देश बना हुआ है। भारत में लोगों की जो औसत आयु है अन्य देशों की तुलना में कम है, इसीलिए भारत सर्वाधिक युवाओं वाला देश है। बढ़ती जनसंख्या की चुनौती के बीच एक्सपर्ट्स इसको उम्मीद की किरण मान रहे हैं। जैसा कि उन्होंने बताया है कि वर्तमान में 68% भारतीय आबादी जो है 15 से 64 के आयु वर्ग में आती है, जबकि उन्होंने ये भी बताया है कि जापान के लोगों की औसत आयु 48.6 साल ही है, जबकि भारतीय जनसंख्या की औसत आयु 28.7 साल है। अनुमान एक ये भी है कि 2050 तक भारतीय आबादी 1.67 अरब तक पहुंच जाएगी। अगर चीन की जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों में बात करें तो इनकी औसत आयु 30.3 साल है। अभी जनसंख्या 1.43 अरब के करीब है, और 2050 में जनसंख्या 1.32 अरब के करीब रह जाएगी। इनका मानना यह है कि चीन की जनसंख्या 2050 तक घटेगी, जबकि भारतीय जनसंख्या बढ़ेगी। अगला मुद्दा है ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट। अगर इनकी सुने तो दुनिया में लगभग 2019 में 5.36 करोड़ मीट्रिक टन ई कचरा निकला है, और इस दशक के अंत तक ये 7.4 करोड़ मीट्रिक टन हो जाएगा, यानी बढ़ेगा। और इन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली में ही अकेले 2 लाख टन ई अपशिष्ट प्रतिवर्ष निकलता है। यह देश में निकलने वाले टोटल ई वेस्ट का 10% है। बहुत चिंताजनक विषय है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत ई वेस्ट प्रबंधन नियम 2022 का मसौदा ई कचरे के प्रबंधन में उत्पादकों, रिसाइकलिंग संस्थाओं, नियामकों आदि सभी की भागीदारी तय करता है। देश में रिसाइकलिंग कंपनियों की संख्या बहुत कम है। नए नियमों में ई कचरे की श्रेणी 21 से बढ़ाकर 95 कर दी गई है। वर्ष 2030 तक 3 करोड़ टन छोटे आकार के ई वेस्ट निकलने का अनुमान है। भाई जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, उस तरह से हम ई वेस्ट की ओर भी बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी की। इसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका PSLV C-54 की लॉन्चिंग का। PSLV होता क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और उसका फुल फॉर्म होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से C-54 और 8 नैनो उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की 56वीं और PSLV XL संस्करण की 24वीं उड़ान है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने विश्वसनीय रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की सहायता से ओशियनसैट 3 सहित 9 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर कक्षाओं में सफलता से स्थापित किया। वर्ष 2022 के लिए यह इसरो का 5वां और अंतिम मिशन था। देखिए, समझने वाली बात यह है कि ये जो PSLV C-54 रॉकेट द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रह हैं, इसमें केवल कोई एक सैटेलाइट नहीं था, यह सैटेलाइट्स की एक श्रृंखला थी जिसमें 9 सैटेलाइट गए थे। इसमें से आपका सबसे बड़ा था EOS-06, और इसी को ओशनसैट 3 के नाम से भी जाना गया है। इसमें आपका एक है INS-2B, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भूटान के लिए किया गया है, और इसका पूरा नाम है इसरो नैनो सैटेलाइट 2 फॉर भूटान। ये बात याद रखने योग्य है। इसके साथ ही INS-2B के साथ ही कुछ और, जिनमें से एक आपका है आनंद, एक आपका है एस्ट्रोकास्ट, एक आपका है थाई बोल्ट सैटेलाइट, और ये अलग अलग प्राइवेट स्पेस कंपनियों के लिए प्रक्षेपित किए गए हैं। अच्छा, एक अभी हाल ही में आपका भारत की पहली प्राइवेट कंपनी द्वारा प्रक्षेपित
एक रॉकेट स्थापित किया गया है, जिसका नाम हम आपको हिंट में देते हैं, विक्रम एस नाम रखा गया है, विक्रम साराभाई के नाम पर, जो पहला निजी कंपनी द्वारा स्थापित रॉकेट। और आप हमें भारत की उस पहली प्राइवेट कंपनी का नाम बताइए कमेंट सेक्शन में। ये प्रश्न बहुत जरूरी है आपके साइंस एंड टेक के पोर्शन के लिए। बाकी इतना ही याद रखने योग्य है, बाकी सारी बातें वही हैं जो कि बता चुके हैं शॉर्ट में। नेक्स्ट है साउंडिंग रॉकेट RH-200 का सफल परीक्षण। साउंडिंग रॉकेट RH का मतलब है रोहिणी। इसरो के बहुमुखी साउंडिंग रॉकेट RH-200 ने थुम्बा तिरुवनंतपुरम के तट से अपना लगातार 200वां सफल प्रक्षेपण किया। ये देखिए है क्या, ये एक छोटे और कम लागत वाले ठोस ईंधन आधारित रॉकेट होते हैं, जो कि आपके 100 किलोमीटर से कम ऊंचाई पर सब ऑर्बिट्स में स्थापित किए जाते हैं। बस इतना ही इसमें याद रखने योग्य है, और ये शायद 1966-67 से ऐसा किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका भारत के पहला निजी रॉकेट विक्रम एस। देखिए वही बात आ गई जो अभी बोल रहे थे, पहला निजी रॉकेट विक्रम एस बहुत जरूरी है परीक्षा की दृष्टि से। और देखिए वहां पे इस कंपनी का नाम भी दिया हुआ है, मैं इसको अंडरलाइन नहीं करूंगी, आप देखिएगा, आप बताइएगा। इसको श्रीहरिकोटा में इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। और इस मिशन का नाम एक यादगार के रूप में, क्योंकि भारत की पहली प्राइवेट कंपनी ने इसको शुरू किया है और विक्रम साराभाई के नाम पर किया गया है, तो इसका मिशन का नाम प्रारंभ रखा गया है। ये ठोस ईंधन वाले प्रणोदन, अत्याधुनिक एवियोनिक्स और सभी कार्बन फाइबर्स की कोर संरचना द्वारा संचालित हैं। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर खोला गया है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी हाल ही में आपका कोविड पेंडेमिक से हम लोग उबर ही पाए हैं कि दोबारा से इसका अटैक हो गया है, और अभी इसके नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। और किसी भी वायरस का जो वेरिएंट होता है वो उस वायरस के जीनोम सीक्वेंस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए इन जीनोम सीक्वेंस का एकदम से जल्दी से पता लगाने के लिए, आखिर वायरस के जीनोम का क्या सीक्वेंस है, वह किस तरह की बीमारी, किस तरह के लक्षण जनरेट कर सकता है, उससे किस प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं, और वह अपने पिछले वेरिएंट से किस प्रकार अलग है, ये सब जानने के लिए भारत में पहला बायोलॉजिकल डेटा सेंटर खोला गया है, जिससे इसका बहुत जल्द पता लगाया जा सके कि इस वेरिएंट में क्या अधिक खतरनाक है और क्या नहीं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फरीदाबाद हरियाणा में जीव विज्ञान डेटा सेंटर, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर एवं भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष रिपोजिटरी राष्ट्र को समर्पित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हरियाणा फरीदाबाद में। ओके, और इसी पर आधारित एक जरूरी क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो डेटा सेंटर है ये कौन से सुपर कंप्यूटर की सुविधा पर आधारित है। तो यहाँ पर सुपर कंप्यूटर ब्रह्म का यूज किया जाएगा, बस इतनी बात याद रखनी है इसमें। अगला है आपका तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन। हाल ही में चीन द्वारा तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अंतिम मॉड्यूल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। चीन इसे मानवयुक्त अंतरिक्ष एजेंसी निम्न भू कक्षा में स्थापित कर रही है। यह नासा के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय स्टेशन के बाद LEO का दूसरा स्थायी मानवयुक्त स्टेशन होगा। ये तो बात हुई दूसरे स्थायी मानवयुक्त स्टेशन की, लेकिन अगर बात कर लें कि इस तरह का मानव मिशन भेजने वाला चीन कौन सा देश बन गया है, तो चीन बन गया है तीसरा देश। इससे पहले रूस और उसके बाद अमेरिका मानव मिशन अंतरिक्ष में भेज चुका है। और ये मानव युक्त जो मिशन लॉन्च हुआ है उसे लॉन्च किया गया है, चीन का एक रॉकेट है लॉन्ग मार्च 2 कैरियर रॉकेट। और ये जो तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन है ये चीन के द्वारा सन 2016 में एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला के रूप में स्थापित किया गया था। हालांकि अब यही तियागोंग अंतरिक्ष स्टेशन बन गया है चीन के लिए। और अहम बात यह है कि चीन जो है वो आपका अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का हिस्सा नहीं है, उसका सदस्य नहीं है। ठीक है, अगला मुद्दा है डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लार्ज किल एल्टीट्यूड ब्रैकेट के साथ फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये फेज 2 था, फेज 1 पहले हो चुका है। और ये बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है AD-1 मिसाइल। ये एक लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है। यह 2 चरणों वाली सॉलिड मोटर संचालित है और मिसाइल का लक्ष्य एक सटीक रूप से मार्गदर्शन करने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत नियंत्रण प्रणाली, नेविगेशन और गाइडेंस एल्गोरिदम से सुसज्जित है। अच्छा, ये बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में कि APJ अब्दुल कलाम द्वीप का पहले नाम क्या था। और साथ ही ये भी बताइए कि DRDO ने अभी हाल ही में अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। DRDO की स्थापना कब की गई थी, आप हमें ये बताएं कमेंट सेक्शन में।
अगला और इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि सरकार ने जीएम सरसों को मंजूरी दे दी है। जीएम अर्थात जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों को मंजूरी दी। हालांकि इसकी मंजूरी के साथ ही कई चिंताएं उभर के सामने आई हैं। कई वैज्ञानिकों ने इसको चिंताजनक विषय बताया है और कई ने इसको फायदेमंद और अच्छा भी बताया है। इस सरसों का नाम DMH11 दिया गया है। ये आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। और इससे पहले सिर्फ एक ही फसल ऐसी है, BT कॉटन, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है और इसको उत्पादन की मंजूरी दी गई है। अगला है बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया गया। ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया गया। यह सफल परीक्षण सामरिक बल कमांडो के तत्वावधान में किया गया है। इसमें यह देखना है कि यह मिसाइल 3500 किलोमीटर दूरी तक प्रहार करने की ताकत रखती है। इसकी लंबाई 17 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर है। जो इसकी प्रहार क्षमता है वो जरूरी है, वो पूछ ली जाती है आमतौर पर कथनों के माध्यम से PCS एग्जाम में। बाकी ये अग्नि 3 थी। अग्नि 1 में क्या था? अग्नि 1 जो थी वो 700 किलोमीटर, अग्नि 2 2000 किलोमीटर और अग्नि 3 3000 किलोमीटर, अग्नि 4 4000 किलोमीटर और 5000 किलोमीटर की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली अग्नि 5 भी शामिल है। अगला है इसरो जाक्सा का संयुक्त मिशन। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने शुक्र ग्रह के लिए अपना मिशन शुरू करने जा। अच्छा, शुक्र ग्रह के लिए जो मिशन शुरू कर रहा है इसरो, उसका नाम क्या था? जिसको हमने कल के पार्ट 1 में चर्चा किया हुआ था। इसका नाम था वायरल और इसका फुल फॉर्म क्या था वो आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये जो इसरो और जाक्सा जो कि जापान की एरोस्पेस कंपनी है, जिसका पूरा नाम है जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ये इसरो और जाक्सा मिलके चंद्रमा पर एक मिशन भेजेंगी फिर से, जिसको चंद्रयान मिशन 3 कहा जाएगा। और यहाँ पे जापानी रॉकेट द्वारा एक लैंडर और एक रोवर फिर से भेजा जाएगा, जापानी रॉकेट द्वारा। और ये इसलिए भेजा जाएगा क्योंकि इस बार इसरो और जाक्सा मिलकर चंद्रमा के उस क्षेत्र का अध्ययन करना चाहते हैं जो चंद्रमा का डार्क साइड है। यानी ऐसा माना है वैज्ञानिकों ने कि चंद्रमा का एक हिस्सा है वही हमेशा पृथ्वी के सामने रहता है, बाकी एक अन्य हिस्सा भी है जो सदैव अंधेरे में रहता है, जिस पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती। और ऐसा भी माना गया है कि ये हिस्सा 90 डिग्री साउदर्न में स्थित है। यहाँ पर चंद्रयान फर्स्ट जो भेजा गया था इसरो के द्वारा 2008 में, उसके द्वारा ये पता लगा कि पानी और बर्फ होने का भी साक्ष्य है चंद्रमा पर। तो वही सब पता करने के लिए मिशन शुरू किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की। अब बात करते हैं अगले और बहुत जरूरी मुद्दे की। एथेनॉल खरीद प्रक्रिया को मिली मंजूरी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इथेनॉल आपूर्ति दिसंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2023 के दौरान आगामी चीनी मौसम 2022-23 में EVP कार्यक्रम के तहत गन्ने की अलग अलग किस्मों पर आधारित कच्चे माल से प्राप्त उच्च एथेनॉल मूल्य को मंजूरी प्रदान की है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सी हैवी मेलोस रूट से इथेनॉल की कीमत 46.66 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 49.41 रुपए प्रति लीटर किया गया है। बी हैवी मेलोसेस रूट से इथेनॉल की कीमत 59 रुपए से 60 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। गन्ने के रस से के सिरप से इथेनॉल की कीमत 63 रुपए से बढ़ाकर 65 रुपए लीटर कर दी गई है। इसके अतिरिक्त GST और परिवहन शुल्क भी देय होगा। अच्छा, जो अभी तेल विपणन कंपनियां हैं वो इथेनॉल का उपयोग पेट्रोल में मिक्स करके कर रही हैं, वो 10% तक कर रही हैं। ठीक है, ये बात अहम है और याद रखने योग्य है। और ये वाला जो लक्ष्य है सरकार द्वारा इसको बढ़ाकर 2025-26 में 20% करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि बता दें कि ये लक्ष्य जो है 2030 तक के लिए था, लेकिन अब इसको कम करके 2025-26 तक डेडलाइन सेट कर ली गई है कि पेट्रोल या अन्य तेलों के साथ 20% इथेनॉल का प्रयोग किया जाएगा। और इस प्रक्रिया को जो मंजूरी दी गई है, पूरे देश में मंजूरी दे दी गई है, सिर्फ आपका अंडमान निकोबार और आपका लक्षद्वीप को छोड़कर, मैं अंडमान निकोबार इसी तरह से लिखती हूँ, इनको छोड़ के बाकी पूरे देश में इसको मंजूरी दे दी गई है। अच्छा, एक बहुत जरूरी क्वेश्चन वो आप बताइएगा। हाल ही में एक 2G आधारित एक इथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ये किस राज्य में और किस शहर में स्थापित किया गया है, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हम थोड़ी सी आपको हिंट देते हैं। इस संयंत्र को बनाया है IOCL ने। और साथ ही ये भी बताइए कि जो इथेनॉल आपका बनाया जा रहा है वो गन्ने के अलावा और किन किन चीजों से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन, तो इस पर हम पहले बात कर चुके हैं।
G7 ग्लोबल शील्ड क्लाइमेट फंडिंग, तो इस पर हमने वहाँ चर्चा कर ली थी विस्तार से, जहाँ हमने G20 और कोप 27 को पढ़ा हुआ था। वहाँ हमने आपको बताया था कि एक कोप शील्ड जो है वो क्लाइमेट फंडिंग के लिए एक पैकेज वितरित व्यवस्था है, जो ऐसे देशों को ऐसा पैकेज वितरित किया जाएगा जो प्राकृतिक आपदाओं द्वारा सताए हुए देश हैं, जिनमें प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं और वो आर्थिक रूप से भी कमजोर हैं। और यह पैकेज G20, V20 और G7 समूह और बहुपक्षीय संगठनों द्वारा वितरित किया जाएगा और इस पहल को कोप 27 में रखा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रीन मोबिलिटी पहल। तो भारतीय वायुसेना ने पर्यावरण और केंद्र सरकार के कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाने के लिए ग्रीन मोबिलिटी की शुरुआत पर बड़ा फैसला लिया। अच्छा, ये कार्बन के बारे में हम बात करते चले आ रहे हैं और हम हर बार आपको बता रहे हैं कि कार्बन न्यूट्रल देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है और उसको किस ईयर तक रखा गया है उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आईएएफ ने अपने वाहनों के बेड़े में टाटा नेक्सॉन के इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का एक बड़ा बेड़ा शामिल किया है। इस बेड़े को दिल्ली में वायुसेना के मुख्यालय वायु भवन में आयोजित फ्लैग ऑफ समारोह में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल किया। इस दौरान वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी, अच्छा ये वायुसेना के प्रमुख हैं, आप हमें ये बताइए अभी वर्तमान में सीडीएस कौन है और नौसेना के चीफ कौन है। अगला और बहुत जरूरी है अरिट्टापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल। तमिलनाडु सरकार ने मदुरै जिले के अरिट्टापट्टी और मीनाक्षी को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। इसका उद्देश्य क्या है? संरक्षण उपायों के माध्यम से स्थानीय समुदाय के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है, यह भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल है। इसे जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के तहत जैव विविधता विरासत स्थल में घोषित किया गया है। अच्छा, ये जैव विविधता विरासत स्थल है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में भारत के कितने स्थान शामिल। नेक्स्ट है भारत का पहला एक्वा पार्क। भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले के तारिन जीरो में भारत के पहले एक्वा पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी। यह मत्स्य क्षेत्र पर आधारित एक विकास योजना है जिसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त वर्ष 2024-25 तक सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जाना है। अभी शुरुआत कहाँ से हुई है? अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले से, और इसे समूचे देश में समन्वित किया जाना है, कार्यान्वित किया जाना है। इस योजना का उद्देश्य मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला, उत्पादकता, प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता विपणन तथा कटाई के बाद बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करना है। इस योजना में किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी, अच्छा केसीसी से याद आया, आप हमें ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में, ये केसीसी योजना है वो किस ईयर में चलाई गई थी? और नाबार्ड की मदद से किसानों को बैंक ऋण, मछली पालन के लिए ट्रेनिंग व सब्सिडी भी दी जाती है। नेक्स्ट है आपका कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ। हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा कावेरी साउथ वन्य जीव अभयारण्य के रूप में कृष्णागिरी और धर्मपुरी के आरक्षित वनों को एक क्षेत्र घोषित किया गया है जिसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाया गया है। सेना स्पेक्टाबिलिस। हाल ही में तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में सेना स्पेक्टाबिलिस नामक एक आक्रामक विदेशी प्रजाति का पेड़ है जो मधुमलाई टाइगर रिजर्व क्षेत्र में तीव्र गति से वृद्धि कर रहा है। आक्रामक विदेशी प्रजाति एक ऐसी प्रजाति होती है जो किसी खास विशिष्ट स्थान की मूल निवासी नहीं होती और ये एक हद तक पर्यावरण, मानव अर्थव्यवस्था, मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। ऐसी प्रजातियां पौधे या जानवर हो सकते हैं। आक्रामक विदेशी प्रजातियां उस पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में परिवर्तन का कारण बनती हैं एक लंबे समय के बाद। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटरमैन वेसल। हाल ही में वाराणसी में आपका जीरो एमिशन हाइड्रोजन ईंधन सेल युक्त कटरमैन पोत की शुरुआत की गई है। ये कोचीन शिपयार्ड ने वाराणसी के लिए देश का पहला ईंधन सेल कटरमैन पोत बनाने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन एएमयू पर हस्ताक्षर किए हैं। वातानुकूलित ईंधन सेल कटरमैन पोत में 100 यात्रियों के बैठने की क्षमता होगी। पोत को कोच्चि में परीक्षण कराने के बाद वाराणसी में तैनात किया जाएगा। पोत का डिजाइन और विकास कोचीन शिपयार्ड द्वारा मेसर्स केपीआईटी पुणे के सहयोग से किया जाएगा। अच्छा, पुणे और हाइड्रोजन फ्यूल से ये बात एक इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पुणे में अभी हाल ही में पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बसों का संचालन किया गया है। इसमें अभी एक ही बस चलाई गई है, प्रयोग देखा जा रहा है। और देखिए, जलवायु के लिए जो लगातार हम लोग लक्ष्य लेते चले जा रहे हैं, उनको अगर वाकई में कामयाब करना है तो भारत को हाइड्रोजन विजन पर ध्यान देना होगा। और अहम बात, एक रिसर्च के दौरान ये पता चला है, एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है कि जो लंबी दूरी के मार्गों पर चलने वाली डीजल बसें हैं, आमतौर पर सालाना 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती हैं और भारत में लगभग ऐसी 10 लाख से अधिक बसें हैं। तो सोचिए हम कितने बड़े कार्बन उत्सर्जक देश हैं। हालांकि पीएम सर के द्वारा कुछ लक्ष्य लिए गए हैं, जैसे कि हम 2070 तक कार्बन एमिशन जीरो कर देंगे। देखते हैं आखिर ये लक्ष्य कितने कामयाब हो पाते हैं, और हम क्या देखेंगे 2070 तक जिंदा रहेंगे तब ना।
कल का भरोसा नहीं है इंसान को। और नेक्स्ट हम बात करते हैं योजना और कार्यक्रमों पर, जिसमें आपकी पहली योजना है हर घर गंगा जल योजना। हमने यहाँ पहले से लिख रखा है ताकि हम लिखते लिखते ना बोले। ये परियोजना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा राजगीर और गया में हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया गया है। राज्य के सूखे क्षेत्रों में नल से गंगा जल उपलब्ध कराने की एक अनूठी और महत्वाकांक्षी पहल है, यानी कि ये बिहार के मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य है राज्य के शुष्क क्षेत्रों में नलों पर पवित्र नदी का पानी उपलब्ध कराना। इसमें जो लक्ष्य रखा गया है, प्रत्येक लाभार्थी को एक दिन में कम से कम 135 लीटर जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें जो प्रोसेस होगा, लिफ्ट, स्टोर, टीम और ट्रीट और सप्लाई, यानी पहले पानी को लिफ्ट किया जाएगा, फिर स्टोर किया जाएगा, फिर टीम ट्रीट किया जाएगा, आफ्टर दैट सप्लाई किया जाएगा। और पानी को स्टोर करने के लिए आपके 3 जलाशय भी बनाए जाएंगे, एक राजगीर में, दूसरा तेतर और गया में। और इन जलाशयों में पानी को स्टोर करने के लिए पटना हाथीदह जलाशय से पानी भेजा जाएगा। ये योजना मानसून बाढ़ के मौसम के दौरान गंगा में से अतिरिक्त पानी का संचयन करेगी। इसका अर्थ ये है कि सिर्फ मानसून के मौसम में ही पानी का संचयन किया जाएगा, उन्हीं 4 महीनों में जहां पानी में अतिरिक्त बढ़ोतरी हो जाती है और बिहार राज्य बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। इससे गंगा नदी के अस्तित्व पर कोई खतरा भी नहीं आएगा और गर्मियों में बिहार के कुछ स्थानों जैसे राजगीर गया, बोधगया क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति भी संभव हो सकेगी। नालंदा जिले के राजगीर में 4,000 करोड़ रुपए की ये हर घर गंगा जल योजना का उद्घाटन किया गया और ये इस योजना का पहला चरण है, जो कि 4,000 करोड़ की लागत में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम की। ये देखिए, मानगढ़ धाम जो है आपका राजस्थान में है, मानगढ़ की पहाड़ियों में। ये इसको आदिवासी जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जैसा कि सब लोग को पता है कि जलियांवाला बाग में एक भीषण नरसंहार हुआ था, तो कुछ इसी तरह की चीज हुई थी यहाँ पे। वो भील जनजाति के लिए, जब भील जनजाति ने अंग्रेजों का विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ, तो उन पर भी गोलियां चलवा दी गई थी। और हाल ही में इस मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा भी दिया गया है। यहाँ पे क्या था, 1903 में ये एक सभा बनाई थी अंग्रेजों के खिलाफ, संप सभा, जिसे बनाया था वहां के गोविंद गुरु जी ने। और ये जो हुआ था कांड, वो 1913 में हुआ था, यानी जलियांवाला बाग से 3 साल पहले। भील जनजाति का जो वितरण है वो भारत में छत्तीसगढ़ में, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाया जाता है, सभी लोग जानते हैं। अच्छा, आप हमें ये भी बताएं कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, उसके बारे में आप हमें बताएं। अगला जो कि जरूरी है, बैंकिंग सेवा फाइनेंस के क्षेत्र में बात करते हैं। डिजिटल रुपया लॉन्च किया गया है। 1 नवंबर को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल करेंसी, डिजिटल रुपया लॉन्च कर दिया गया है। अभी ये होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए जारी किया गया है। देखिए, ये नवंबर में होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए जारी किया गया था, उसके बाद ये रिटेल में भी जारी कर दिया गया था 29 नवंबर को। ये 1 नवंबर को जारी किया गया था होलसेल के लिए, यानी बैंकों के लिए। उसके बाद ये रिटेल में जारी किया गया है आपका 29 नवंबर को, और जो कि 4 शहरों में ही अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया है, जिनमें से आपका मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। जैसे ही ये पायलट प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद ये सभी के लिए, आम जनजीवन के लिए भी लागू किया जाएगा। ये होता क्या है डिजिटल रुपया? जैसे हम लोग के पास कोई नोट होते हैं, जैसे 100 का, 200 का, 50 का, उसी तरह से जैसे हम लोग बैंक में पैसा निकालने जाते हैं और सपोज दैट कि हमने 5,000 रुपए का विड्रॉल किया। ये 5,000 रुपए जो हैं, वो नोटों के माध्यम से, जो कागजी नोटों के माध्यम से हम लोग को मिल जाएंगे किसी भी तरह से। लेकिन यही डिजिटल रुपए की बात करें तो आपको फोन में एक वॉलेट प्रदान किया जाएगा, जिसमें आपका ये डिजिटल रुपया सुरक्षित रहेगा। और ये बिल्कुल उसी तरह से, ऐसा नहीं होगा जैसे हम लोग के पास 1 रुपए का नोट रहता है या 1 रुपए का सिक्का रहता है, तो ऐसा नहीं है डिजिटल रुपया 1 रुपया 50 पैसे में लॉन्च किया जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल उसी मुद्रा में लॉन्च किया जाएगा जिस मुद्रा में हमारे पास अभी करेंसी है। और ये जो रिटेल में लॉन्च किया गया है, वो अभी 4 बैंकों में किया गया है, IDFC, ICICI, SBI और यस बैंक द्वारा। इसकी घोषणा जो की थी भारत सरकार ने 1 फरवरी 2022 को, वित्त वर्ष 2023 में ही कर। थोक में ये 9 बैंकों के लिए जारी किया जा रहा है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। इन 9 में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, HSBC बैंक भी शामिल है। ये जो डिजिटल रुपया है, ये क्रिप्टो करेंसी का विकल्प है भारत में। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट मुद्दा है आपका, रूसी बैंकों ने खोले वोस्ट्रो खाते। क्या होते हैं ये वोस्ट्रो और नोस्ट्रो खाते? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। ये वोस्ट्रो शब्द जो है लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है हम, आपका। और इसी तरह से जो नोस्ट्रो शब्द है, इसका अर्थ होता है हमारा। रूस पहला देश है जो रुपए में भारत के साथ व्यापार करता है या रुपए की मुद्रा में व्यापार भी करता है। हाल ही में रुपए ने विदेशी व्यापार की सुविधा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बाद 2 भारतीय बैंक के साथ 9 वोस्ट्रो खाते खोले गए हैं। ये होता क्या है वोस्ट्रो खाता? जैसे किसी एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक को उसकी घरेलू सेवाएं प्रदान करना, या फिर किसी घरेलू बैंक द्वारा किसी विदेशी बैंक के लिए सेवाएं प्रदान करना। एक दूसरे का अपोजिट है। यदि कोई विदेशी बैंक घरेलू बैंक के लिए सेवाएं प्रदान करता है, तो उसको हम लोग वोस्ट्रो खाता कहते हैं। और यदि कोई घरेलू बैंक विदेशी बैंक के लिए सेवा प्रदान कराता है, तो उसको नोस्ट्रो खाता कहते हैं।
ये बात बिल्कुल वैसे ही है। इस चीज को आप ऐसे समझिए, सपोज दैट कि हमारे यहाँ कोई एक बैंक है एक्स, जो कि रूस में कार्यरत है, रूस में इसकी ब्रांच है। ये हमारा देशी बैंक है, कोई स्वदेशी बैंक एक्स, उसकी ब्रांच रूस में स्थापित है। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति जो रूस में रह रहा है, वो किसी भारतीय बैंक बाई को पैसा भेजना चाहता है। अब क्योंकि बाई की शाखा रूस में नहीं है, लेकिन बाई का खाता एक्स बैंक के अंतर्गत है, जबकि एक्स बैंक की जो ब्रांच है वो रूस में स्थापित है। तो रूस में रहने वाला वो व्यक्ति भारतीय ब्रांच के खाते एक्स में पैसा भेज देगा। जब इस तरह का बैंक बाई के लिए सेवाएं प्रदान करेगा, तो ये वाला खाता बाई के लिए वोस्ट्रो खाता हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से चीजें अपोजिट हैं नॉस्ट्रो खाते के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, को पोसोको भी कहते हैं। हाल ही में पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नाम परिवर्तित करके ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड कर दिया गया है। और ये जो पोसोको है विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, इस बात को बस याद रखना है। इसमें बस इतना ही जरूरी था। आगे देखते हैं भारतीय राज्यों द्वारा हैंडबुक, भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी हैंडबुक 2021-22 ने रिपोर्ट जारी करी है। और ये जो रिपोर्ट जारी करता है वो एनएसओ द्वारा की जाती है। ये किन किन क्षेत्रों में की जाती है? सामाजिक जनसांख्यिकी, राज्य घरेलू उत्पाद, कृषि मूल्य और मजदूरी, उद्योग, बुनियादी ढांचा, बैंकिंग और वित्तीय संकेतकों पर उपराष्ट्रीय आंकड़ों को शामिल करता है। इसमें याद रखने योग्य बात है वो ये है कि इस हैंडबुक में वर्तमान संस्करण में 2 नए खंड जोड़े गए हैं, जिनमें आपका पहला था स्वास्थ्य और दूसरा था पर्यावरण। इस रिपोर्ट में अक्षय ऊर्जा पर भी बात की गई है और अक्षय ऊर्जा में एक रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें आपका कर्नाटक शीर्ष पर है, उसके बाद तमिलनाडु, फिर आपका गुजरात और उसके बाद अगर चौथे स्थान की बात करें तो महाराष्ट्र का था। नेक्स्ट इन्होंने एमएसएमई पर भी कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। अगर हम इस बात को यहाँ लिखें तो एमएसएमई के क्षेत्र में रैंकिंग जारी की है, जिसमें पहले नंबर पर आपका तमिलनाडु रहा, दूसरे नंबर पर रहा गुजरात और तीसरे नंबर पर आपका रहा महाराष्ट्र, जबकि उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश आपके शीर्ष 5 में रहे। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत का पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड जारी किया गया है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के सहयोग से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। अच्छा ये बताइए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो किस बैंक के विलय द्वारा निर्मित है? इन्होंने भारत का पहला स्टिकर बेस्ड डेबिट फर्स्ट ऐप लॉन्च किया है। ये है क्या? ये डेबिट कार्ड से भी छोटे एक स्टिकर टाइप्स है, जिसको आप अपने फोन में या अपने पर्स में या कहीं भी चिपका के सुरक्षित रख सकते हैं। स्टिकर की तरह होता है ये, जिससे इसके खोने की भी बहुत ज्यादा संभावना नहीं है। और इसमें क्या है स्पेशल बात, यह बिना पिन के भी 5,000 रुपए तक के लेन देन की अनुमति देता है। 5,000 तक का यदि ट्रांजेक्शन किया जा रहा है तो उसके लिए पिन की भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य समाचारों की। इसमें पहला आपका है क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के सिलचर क्षेत्र में क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिसर का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य है रोगों से ग्रस्त रोगियों को यूनानी उपचार प्रदान कराना और रोगियों के स्वभाव का आकलन करना। इसमें बस इतना याद रखना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट और वेरी मोस्ट, अरुणाचल प्रदेश का डोनी पोलो हवाई अड्डा। इस डोनी पोलो हवाई अड्डे का दूसरा नाम है आपका होलोंगी हवाई अड्डा। तो एग्जाम में यदि लिख के आ जाए होलोंगी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है तो परेशान नहीं होइएगा, वो अरुणाचल प्रदेश में, एक्चुअली वो जगह का नाम है होलोंगी जहाँ ये बना हुआ है। तो और अहम बात ये है कि अरुणाचल प्रदेश का अब तक का ये पहला हवाई अड्डा था। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है ये, केवल पूरे देश में अरुणाचल प्रदेश ही ऐसा था जो एयर कनेक्टिविटी से नहीं अभी तक जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पे अच्छा, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट में अंतर क्या होता है? जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होते हैं जो शुरू से निर्मित किए गए हैं, जिनका माइलस्टोन अभी न्यूली ही रखा गया है, और ब्राउनफील्ड जो एयरपोर्ट होता है जो कई साल पुराना पहले से कुछ निर्मित होता है या फिर अंग्रेजों के जमाने का थोड़ा बहुत बनाया हुआ उसको मॉडिफाइड करके जो निर्मित किया जाता है उसको हम कहते हैं ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा। और ये डोनी और पोलो का मतलब क्या है? डोनी कहा जाता है आपका सूर्य को और पोलो कहा जाता है चंद्रमा को। और साथ ही ईटानगर में इस दौरान 600 मेगावाट का कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इतनी बात याद रखनी है। इस पर 2300 मीटर लॉन्ग रनवे बनाया गया है, जो कि ऑल वेदर डे ऑपरेशन रनवे हो सकता है, क्योंकि वहां का मौसम पूर्वोत्तर इलाके का हर रोज बहुत अच्छा नहीं होता, ताकि हवाई यात्राएं बाधित ना हो, इसलिए ऐसा किया गया है। ये जो 2300 मीटर लंबा रनवे बनाया गया है, यहाँ पे लार्जेस्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट बोइंग 747 भी उतर सकता है। नेक्स्ट जो कामेंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये 8,450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित है। ये अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में 80 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली परियोजना है।
नेक्स्ट एंड वेरी वेरी मोस्ट, उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व। अब दूसरा एलिफेंट रिजर्व है तो पहला कहाँ था वो आप हमें बताएंगे, उत्तर प्रदेश के किस स्थान में, किस जोन में था पहला। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में देश का 33वां, देखिए ये देश का 33वां था, प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व केंद्र सरकार द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। और इसका एक अन्य नाम भी है, इसको कहते हैं तराई एलिफेंट रिजर्व। ये 33वां था, तो आप हमें ये बताएंगे कि जो 32वां है, 32वां एलिफेंट रिजर्व जो इससे पहले बनाया गया था वो किस राज्य में बनाया गया है, और इसकी मंजूरी कौन देता है, आपके यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इस एलिफेंट रिजर्व का यदि क्षेत्र देखा जाए तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, कतर्निया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य इनके बफर जोन में स्थापित है। अच्छा, इसके बाद आपका जो दुधवा नेशनल पार्क है वो एकमात्र प्रदेश का ऐसा पार्क बन जाएगा जहां 4 प्रकार की स्पीसीज का संरक्षण होगा। एक तो आपका एक सींग वाला गेंडा, और टाइगर रिजर्व भी होगा, एशियन एलिफेंट रिजर्व भी होगा, और स्वैम्प डियर के लिए भी ये आरक्षित क्षेत्र होगा। हाथी को नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया के तौर पर भी रखा गया है। वर्ष 2019 की गणना के मुताबिक प्रदेश में कुल 352 जबकि अकेले दुधवा में 149 हाथी पाए गए थे। हाथियों को हाई डिग्री प्रोटेक्शन भी दिया गया है। ये हाई डिग्री प्रोटेक्शन क्या होता है, ये आपका जो वन्य जीव अभ्यारण्य अधिनियम जो है, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, उसके तहत सूची 1 में जो जानवर रखे जाते हैं उनको हाई डिग्री प्रोटेक्शन दिया जाता है। हाथियों को IUCN की रेड लिस्ट में रखा गया है। ये जो संख्या दी गई है प्रदेश के आधार पर है। अगर भारत के स्तर पर बात करें तो सर्वाधिक हाथी कर्नाटक में पाए जाते हैं, उसके बाद असम में, उसके बाद केरला में पाए जाते हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, काला नमक चावल की 2 किस्मों का सफल परीक्षण किया गया है। ये नया चावल लाया गया है, इसको GI टैग भी प्रदान किया गया है। कुछ बातें जो है याद रखने योग्य बस यही है। इन किस्मों के नाम है पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 और पूसा नरेंद्र काला नमक 1652 है। बस इतनी बात याद रखनी है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1905 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। चलिए हम ही बता देते हैं, हर चीज आप ही कैसे बताएंगे भाई। अगला और वेरी वेरी मोस्ट है, नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फुट प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट बातें जो हैं बस वो देख लेते हैं। ये प्रतिमा 108 फुट ऊंची है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बन गई है। 200 टनी वजन की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम दिया गया, समृद्धि की प्रतिमा। यह प्रतिमा बेंगलुरु के विकास में शहर के संस्थापक केम्पेगौड़ा, यानी कि जो बेंगलुरु के संस्थापक माने जाते हैं नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा, उनके योगदान की याद में बनाई गई है। नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा के नाम पर वहां पे हवाई अड्डा भी है, केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा, मेट्रो स्टेशन भी हैं। और ये जो मूर्ति बनाई गई है इसके मूर्तिकार जो हैं वो राम वनजी सुतार हैं। इन्होंने एक और मूर्ति का निर्माण किया था, उसका नाम आप लोग हमें बताइए। 108 फुट ऊंची प्रतिमा को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिली है। ये 16वीं शताब्दी में बेंगलुरु के संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने लगभग 46 वर्ष तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था। अच्छा, यहाँ से कुछ क्वेश्चन और बनते हैं जो कि बहुत जरूरी हैं और आप लोग जरूर उनका जवाब दीजिएगा। अगर ये स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है तो एक आपका है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, वो किसके नाम, वो किसकी प्रतिमा को कहा जाता है और कहाँ पर स्थित है, ये आप बताएंगे। दूसरा आपका है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, वो कहाँ बनाया गया है और किसकी प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहते हैं, आप हमें ये बताएंगे। बाकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सभी जानते होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा गया है। नेक्स्ट है क्रेडिट पोर्टल सफल का लॉन्च किया ओडिशा की सरकार ने, नवीन पटनायक जी ने, वहां के CM ने, और किसानों के लिए किया गया है। इतना बस याद रखना है। नेक्स्ट है भगवान राम की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई जाएगी, बिहार के बक्सर में बनाई जाएगी। नेक्स्ट है लाडली लक्ष्मी 2.0 वित्तीय सहायता योजना, यह मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। अगला है मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना, ये उत्तराखंड के CM पुष्कर धामी जी द्वारा चलाई जा रही है। इतना बस याद रखने योग्य है। नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ आपके छोटे छोटे इश्यू जो बहुत जरूरी हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के रूप में इसको मनाया जा रहा है, इनकी जयंती को। ये सिखों के 9वें गुरु थे। अगला है आपका डॉक्टर वर्गीज कुरियन की 101वीं जयंती मनाई जा रही है। सबको पता है कि ये श्वेत क्रांति के जनक थे, इन्होंने ही फ्लड ऑपरेशन चलाया हुआ था। और 101वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया गया, जो कि आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है तो विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, 1 जून को। और आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट पर अगर देखें तो भारत का पहला स्थान है विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, और विश्व में यह 23% योगदान देता है डेयरी उद्योगों में। रानी लक्ष्मीबाई जी की 194वीं जयंती मनाई गई है, और उत्तर प्रदेश की वीरांगना थी भाई, ये वाराणसी में जन्मी हुई थी, सभी लोग जानते हैं इनके बारे में। बहुत कुछ बताने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बाकी जानते सभी हैं। अच्छा, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है वो ये है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट, ये जैसे कि फेवरेट क्वेश्चन हो आयोग का,
कि सबसे पहले कौन-सा राज्य इसके अधीन किया गया था, तो आपका पहला राज्य था सतारा और ये क्रम लगाने को दे देता है, उसके बाद जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर और फिर झांसी। और आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि ये कब शुरू की गई थी, किस सन में और किस वायसराय के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है आपका गुरु नानक देव जी की 553वीं जयंती मनाई गई है इस बार। प्रकाश दिवस इसको आप कह सकते हैं। अगर हिंदू धर्म के अनुसार देखें तो ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन एक रिकॉर्ड भी बनाया गया जिसमें 48 घंटे तक बिना रुके इन्होंने अपने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था। सिखों ने गुरुद्वारों में होने वाले इस पाठ को अखंड पथ के नाम से भी जाना गया है। नेक्स्ट है आचार्य जेबी कृपलानी जी की जयंती के बारे में। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये 11 नवंबर को मनाई गई। अच्छा, 11 नवंबर को आपका एक और दिवस भी मनाया जाता है जिसको आप कह सकते हैं शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है। और ये जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है आपके आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये जो जेबी कृपलानी जी थे, ये 1947 में भारत की आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये है। उसके बाद अगला मुद्दा ये है कि जो आपके K9 दस्ते जो डॉग स्क्वाड है उसका पहला कुत्ता जुर्बा का निधन हो गया है असम में, वृद्धावस्था के कारण ये हुआ है। अगला और इम्पोर्टेंट इसमें है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार वितरित किए गए हैं 2021 वाले। ये 19 नवंबर 2022 को वितरित की भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के जन्मदिन के मौके पर समाज सेवी संस्था प्रथम संस्था का नाम है ये, उनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये किस लिए मिला है? भारत और दुनिया भर में कमजोर तबकों के बच्चों के लिए ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराते हैं। इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी आपकी 1986 में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा ये दिया जाता है। यह प्रतिवर्ष विश्व के किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है जिसने समाज सेवा, निरस्त्रीकरण या विकास के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए का नकद और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है आपके युद्धाभ्यास। इनमें बस आपको ये देखना है कि कौन सा युद्धाभ्यास किसके बीच में हुआ है। तो आपका जो सैन्य शक्ति हरिमऊ युद्धाभ्यास जो है ये भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है। ये मलेशिया के क्लांग स्थित पुलाई में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट और ये पहला सैन्य संयुक्त अभ्यास है ऑस्ट्र हिंद 22। ये भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलियाई सेना की टुकड़ियों के बीच महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में आयोजित किया गया है। और ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो है वो आपकी कहाँ है? बीकानेर में, ठीक है, राजस्थान बीकानेर। ऑस्ट्र हिंद श्रृंखला का ये पहला अभ्यास है। इसमें देश की सेनाओं के सभी अंगों और सेवाओं की टुकड़ियां हिस्सा लेंगी, यानी तीनों सेनाएं इसमें हिस्सा लेंगी, ठीक है। युद्धाभ्यास गरुण 7 ये जो है भारतीय वायुसेना, ये जो है भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट और जरूरी है युद्धाभ्यास नसीम अल बहार। ये भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी द्वारा ओमान के तट पर युद्धाभ्यास नसीम अल बहर 2022 का 13वां संस्करण आयोजित किया गया। अगला है गरुण शक्ति अभ्यास। ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में किया जाता है। नेक्स्ट और कुछ बहुत जरूरी डेज हैं जो आपको याद रखने हैं। इनमें आपका 5 नवंबर विश्व सुनामी दिवस, उसके बाद आपका 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर गुरु नानक देव की जयंती विश्व रेडियोग्राफी दिवस, और बहुत जरूरी है आपका 10 नवंबर विश्व विज्ञान दिवस शांति और विकास के लिए ये मनाया जाता है। जबकि 11 नवंबर आपका जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में। अगला और जरूरी है जनजातीय गौरव दिवस। ये 15 नवंबर को मनाया जाता है भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर, जो आदिवासियों के भगवान कहे जाते हैं। 19 नवंबर देश में विश्व शौचालय दिवस। अगला है 19 नवंबर जो कि विश्व शौचालय दिवस है। इसकी थीम है आइए अदृश्य को दृश्य, लेट्स मेक द इनविजिबल विजिबल। अगला और बहुत जरूरी है 25 नवंबर महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। अच्छा, 25 नवंबर को ये मनाया जाता है। आपका 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मैं थोड़ा हिंट दे दूं, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। 26 नवंबर को मनाया जाता है आपका संविधान दिवस या कानूनी दिवस, जो कि भारत के लिए है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स आप देख लीजिए। विनिंग द इनर बैटल, ये शेन वॉटसन ने लिखी हुई है। उसके बाद इंडिया, भारत और पाकिस्तान, द कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी ऑफ सैंडविच्ड सिविलाइजेशन, जे साई दीपक जी द्वारा लिखी गई है। उसके बाद है द हीरो ऑफ टाइगर हिल, कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव जी ने लिखा है इसको। और उसके बाद बहुत जरूरी है, आपको पता है शशि थरूर जी द्वारा लिखी गई बुक्स इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। अस्मिता का संघर्ष, और ये कश्मीर 370 के साथ और बाद जितेंद्र दीक्षित जी ने लिखा है। अगली इंपॉर्टेंट बुक है इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित। इस पुस्तक में दिखाया गया है कि सभ्यता के उदय के समय से ही भारत लोकतांत्रिक लोकाचार और से ओतप्रोत रहा है। अगला है मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी।
और हार्टफेल्ट द लिगेसी ऑफ फेथ। ये 6 नवंबर 2022 को दुबई में कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखरन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों और विरासत पर इन दोनों पुस्तकों का विमोचन किया गया है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तो ये वन लाइनर क्वेश्चंस का सेक्शन दिया हुआ है। इसमें जो बहुत जरूरी फैक्ट होंगे हम सिर्फ उन्हीं को देखेंगे। 10 से 12 नवंबर 2022 तक 18वें अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये केरल के कोची शहर में किया गया है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन को मजबूत करने के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल गठित किया है। पैनल की अध्यक्षता की जाएगी डॉक्टर के राधाकृष्णन। इसको याद रखना जरूरी है। अगला आपका है, हाल ही में युवाओं के बेहतर स्वास्थ्य से सशक्त करने और देश को मजबूत भविष्य निर्मित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के साथ। 6 नवंबर 2022 को आधुनिक भारतीय समाज के जनक माने जाने वाले राजा राममोहन राय की 250वीं जयंती पर उनके जीवन पर आधारित एक नृत्य नाटिका का 2 दिवसीय प्रदर्शन आयोजित किया गया है, जो कि आपका कर्तव्य पथ और इंडिया गेट पर किया गया है, जिसको नाम दे दिया गया है अब कर्तव्य पथ। और इसे सेंट्रल विस्टा भी लिखा गया है, क्योंकि आपका जो नया संसद निर्मित हो रहा है उसको सेंट्रल विस्टा नाम दिया गया है। हाल ही में यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों से कौन सी गाइडलाइन अपनाने को कहा गया है? इसका नाम दिया गया है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। हाल ही में किस आयोग ने साइबर स्पेस में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 लॉन्च किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग। बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है आपका, रेल मंत्रालय के अनुसार भारत की सबसे लंबी ट्रेन जो कि विवेक एक्सप्रेस है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है, ये कितनी बार चलेगी? तो 2 बार चलाई जाएगी सप्ताह में। हाल ही में किस देश के इतिहास में पहली बार महिला सांसदों की संख्या पुरुष सांसदों से अधिक हो गई? न्यूजीलैंड। काश ये कभी भारत में भी हो। अगला है, नवंबर 2022 में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने, इसको हम कवर कर चुके हैं, इनर में नोम पेन के किस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है? 7वां शिखर सम्मेलन था, एशियाई शिखर सम्मेलन। अगला है, हाल ही में देश की सरकार द्वारा वर्ष 2027 तक ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली लागू करने की घोषणा की है, तो पाकिस्तान सरकार ने की है। यह अच्छी पहल है एक। हाल ही में कहां पर भारत अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी की 9वीं मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई? नई दिल्ली में, और इसको हम अंदर भी कवर कर चुके थे। हाल ही में बदले नियमों के अनुसार अब हाईवे पर एम्बुलेंस के नियम का पालन नहीं करने पर कितना लाख जुर्माना देना होगा? आप देख सकते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध 31 अक्टूबर 2022 से कितने दिनों तक बढ़ा दिया? एक वर्ष के लिए। हाल ही में पावर सिस्टम, इसको अभी कवर किया है, पोसोको का नाम बदल के ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड कर दिया गया है। फोर्ब्स के अनुसार कौन सी कंपनी भारत का सबसे अच्छा नियोक्ता बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्री। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। निवेशक नीति पहल के बारे में देख चुके हैं, उत्तराखंड में किया गया ये। और आपका जो पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर डल झील श्रीनगर में किया गया, इसको भी अंदर कवर किया था। ये है जरूरी। 2022 को किस राज्य में झूला वैली सस्पेंशन ब्रिज को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की उपस्थिति में चालू किया गया और यातायात के लिए खोला गया? जम्मू कश्मीर में। अच्छा, इसी तरह का एक सस्पेंशन ब्रिज जो अभी गुजरात में टूट गया था, जो एक भीषण त्रासदी का कारण बना था, उसका नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हाल ही में 7 राज्य जिनमें छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश ने किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाया? 1 नवंबर को। नवंबर 2022 में भारतीय सेना महीने भर चलने वाले दिल मांगे मोर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कर रही है जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। 11 से 12 नवंबर को पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं वाराणसी में। हाल ही में रिलायंस जियो ने किस शहर में 5G सेवाएं? बेंगलुरु और हैदराबाद में। नेक्स्ट है, वर्ष 2023-24 में खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? उत्तर प्रदेश आपका करेगा ये। अंतरिक्ष ओरियन अंतरिक्ष यान ने सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया, ये नासा का मिशन है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 की मेजबानी किन किन शहरों में होगी? उत्तर प्रदेश में तो ठीक है, किन किन शहरों में आयोजन किया जाएगा? लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, नोएडा में। असम और मेघालय ने मिलकर किस झील को बदलने का संयुक्त रूप से काम करने का फैसला किया है? उमियाम झील। अक्षय ऊर्जा मंत्रालय जैव ऊर्जा कार्यक्रम कब तक जारी रहेगा? 2025-26 तक। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किस तिब्बती आध्यात्मिक नेता को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में गांधी मंडेला फाउंडेशन का गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपके धर्म गुरु हैं दलाई लामा जी। 12 नवंबर को नेपाल में होने वाले चुनाव के लिए किसको अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में? आपका चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार जी को। भारत का कौन सा निष्क्रिय निगरानी उपग्रह जकार्ता के पास हिंद महासागर से टकराया? उपग्रह रीसैट-2। अगले आपके जीके जीएस फैक्ट्स में दिया गया है, इस बार उन्होंने भारतीय विरासत स्थलों को कवर किया है। बस ये जान लीजिए इसमें कि जो वैश्विक धरोहर है ये 3 श्रेणियों में दी जाती है, प्राकृतिक, सांस्कृतिक और मिश्रित। आप हमें बताएंगे जो भारत की एकमात्र मिश्रित विश्व विरासत स्थल है वो कौन सा है? कोई शहर है या फिर कोई स्मारक है या फिर कोई खाद्य पदार्थ है? आप हमें बताएंगे। और विश्व विरासत स्थल जो मनाया जाता है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अब तक भारत के पास कुल 40 हैं, इनमें से 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं
और एक मिश्रित है। 40 या इससे अधिक विश्व धरोहर स्थल वाले देशों में भारत के अलावा इटली, स्पेन, जर्मनी, चीन और फ्रांस शामिल हैं। ये कौन-कौन से हैं, एक नज़र देख लेते हैं जल्दी में। आगरा का किला आपका उत्तर प्रदेश में, ताजमहल उत्तर प्रदेश में, अजंता एलोरा की गुफाएं महाबलीपुरम तमिलनाडु में, सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में। और देखिए महाबलीपुरम के मंदिर हुए और आपके जो हम्पी के स्मारक हुए, रानी की बाव हुई, ये कुछ मंदिर ऐसे हैं, कुछ समूह ऐसे जिन्हें आपके जो नई मुद्रा जारी की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, उन पर ये अंकित हैं। तो आप हमें बताएंगे किस नोट पर क्या अंकित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव मानस असम आपका, गोवा के चर्च और मठ, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश, एलिफेंटा हम इसको देख चुके हैं पहले, चोल मंदिर तमिलनाडु, पट्टडकल समूह, सुंदरबन आपका, नंदा देवी फूलों की घाटी, सांची का स्तूप, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार। भारत के पर्वतीय रेलवे जो है आपके दार्जिलिंग, नीलगिरी, कालका, शिमला, ये पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में अवस्थित हैं। इनको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। महाबोधि मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, चंपानेर आपका पावागढ़, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ये मुंबई में है, लाल किला, जंतर मंतर जयपुर का आपका, पश्चिमी घाट और राजस्थान के पहाड़ी किले, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जैसलमेर इत्यादि। रानी की बाव ये भी आपका एक नोट पर बना हुआ है, कितने रुपए के नोट पर अंकित है बताएंगे आप हमें। गेट हिमालयन पार्क हिमाचल प्रदेश में, नालंदा महाविहार, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, ली कर्बूजियर का वास्तुकला कार्य जो चंडीगढ़ के लिए उन्होंने मैपिंग करी थी। अहमदाबाद एक ऐतिहासिक शहर, पूरा का पूरा शहर ही विश्व विरासत स्थल को सौंपा गया है। विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट इको इंसेम्बल्स मुंबई, जयपुर सिटी, धोलावीरा हड़प्पा शहर, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर इत्यादि। ये आपके 40 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल थे। अब करेंगे हम कुछ प्रश्न जो कि 26 अक्टूबर से 25 नवंबर के घटनाक्रम पर आधारित हैं, जो कि इस बुक में कवर किया गया है और इसे हम लोगों ने अभी साथ मिलकर कवर किया है। इसको हम थोड़ा जल्दी में देखेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। आप अगर क्वेश्चन का आंसर करना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके उसका आंसर कर सकते हैं। आफ्टर दैट आप उसको प्ले कर सकते हैं। हाल ही में आपका संगाई महोत्सव मनाया गया है, ये किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर में। हाल ही में अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम निम्न में किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल मनाया गया है? तो ये आपका है तमिलनाडु का। हाल ही में निम्न में से किस पेमेंट बैंक ने हाल ही में फेस आधारित ई-केवाईसी शुरू किया है? ये एयरटेल पेमेंट बैंक ने किया हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख किसे नामित किया गया है? ये लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर थे। हाल ही में प्रदान किए गए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित हैं? तो ये आपके हैं मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से। हाल ही में आयोजित हुए इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, जिसका हम लोगों ने जिक्र भी किया हुआ है, अंदर दिल्ली में आयोजित हुआ है। ये कौन सा देश वर्ष 2023 के पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक्स की मेजबानी करेगा? ये है आपका सिंगापुर। हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी का शहादत दिवस मनाया गया है। ये किस दिन मनाया जाता है? 24 नवंबर को। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? शिव नारायण चंद्रपॉल जी को। हाल ही में किस राज्य द्वारा पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है? असम में हुआ है। हाल ही में फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। यह किस क्षेत्र में सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो ये आपके नर्सिंग के लिए होते हैं। हाल ही में किस कंपनी द्वारा बिस्लरी को 7,000 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है? तो इसका विलय हो जाएगा आपका टाटा कंपनी में। हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार कितने प्रतिशत स्वीकृति के साथ पीएम नरेंद्र मोदी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बन गए हैं? 77%। इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हाल ही में निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन जी को। हाल ही में मूंगफली महोत्सव कडलेकाई परिषद निम्न में से किस राज्य में मनाया गया है? कर्नाटक में। भारत ने हाल ही में अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया है, इसको हमने अंदर कवर भी किया है, उड़ीसा के एपीजे कलाम द्वीप पर। हाल ही में किस भारतीय महिला ने अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला बन गई है? ये है अरुणा मिलर। हाल ही में जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट में वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? ये आपकी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। चारों तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज ही छाई हुई है। किसने हाल ही में अपनी नई पुस्तक नाउ यू ब्रीथ का विमोचन किया? ये राखी कपूर जी थी। हाल ही में किसे FICCI द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये आपके राजेंद्र पवार जी। हाल ही में CDP की जलवायु कार्यवाही सूची में शीर्ष पर रहने वाला दक्षिण एशियाई शहर निम्न में से कौन सा बन गया है? ये आपका है मुंबई। हाल ही में निम्न में कौन फुटबॉल 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए? ये आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं।
हाल ही में निम्न में से किस देश द्वारा ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है? तो इसको हमने अभी-अभी देखा था, इसे नासा ने किया हुआ है, अमेरिका के द्वारा। हाल ही में अनवर इब्राहिम को किस देश में 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है? ये मलेशिया के थे। नवंबर 2022 में सरस आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। चीन ने हाल ही में किस देश के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किए? ये आपका क्वेश्चन बहुत जरूरी है। कतर के साथ। हाल ही में भारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत निम्न में से किस स्थान पर रहा है? 8वें स्थान पर। किसे हाल ही में नेपाल का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? शेर बहादुर देवबा को। हाल ही में वायुसेना ने एयरफेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया है? नागपुर में। हाल ही में अनामलाई टाइगर रिजर्व प्रबंधन कहाँ जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया गया है? कोयम्बटूर में। हाल ही में उच्च शिक्षा संस्थान ने किस दिवस को हर वर्ष को भारतीय भाषा दिवस मनाने को कहा है? यह है आपका 11 दिसंबर को। 22 नवंबर 2022 को भारत के पहले शिकारी विरोधी कुत्ते का निधन हुआ। उसका नाम क्या था? जोरबा। ये असम में हुआ है। हाल ही में प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये आपके रवि कुमार सागर जी को। नवंबर 2022 में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया है? ये आपके दक्षिण कोरिया में। हाल ही में ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? शासन और नागरिकों को करीब लाना। साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? खालिद जावेद जी को। प्रतिष्ठित सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये है उषा शर्मा जी। हाल ही में आईटीटीएफ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? शरद कमल जी। हाल ही में मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संध्या देवनाथ को। 15 से 17 नवंबर 2022 के मध्य ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया है? ये आपके अबू धाबी में किया गया है। 16 नवंबर 2022 को मून रॉकेट और टेमिस 1 निम्न में से किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। नवंबर 2022 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी है? 8 बिलियन। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये आपकी मैरी कॉम जी को। अंडर 19 पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? आपका श्रीलंका है। हाल ही में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में निम्न में से किसे चुना गया है? अरविंद विरमानी जी को। किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम लागू कर दिया है? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य ने फायर आर्म्स के सार्वजनिक प्रदर्शन हथियारों का महिमा मंडन करने वाले गीतों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? पंजाब ने। हाल ही में स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? नीरज चोपड़ा को। निम्न में से किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? मैरी थॉर्प ने। जरूरी क्वेश्चन है ये। IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? चिरंजीवी को। गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किसे किया? दलाई लामा जी को। हाल ही में कजाकिस्तान का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? कासिम जोमार्ट टोकाएव। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या थी? 61वां रैंक था भारत का। नवंबर 2022 में किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया ने किया हुआ है। नवंबर 2022 में भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया? राजस्थान में। विश्व टेलीविजन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? राजीव कुमार जी को। 19 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री जी ने कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किया हुआ है आपका अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? मनिका बत्रा। भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? फ्रांस ने। निम्न में से किस समूह द्वारा स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की गई है? कोप 27 में ये किया गया है। 15 नवंबर झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया है। यह राज्य अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूर्ण कर चुका है? 22 वर्ष। 30 नवंबर 2022 को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? शरद कमल अचंता जी को। हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? कार्लोस सोरा जी को। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को चुना गया है? सैम कुरन को। हाल ही में प्रसार भारती के
नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गौरव द्विवेदी को। हाल ही में विज्ञान में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है वेंकी रामकृष्ण जी को। जरूरी क्वेश्चन है। नवंबर 2022 में आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2022 के विजेता कौन सा देश बना हुआ है? इंग्लैंड। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को? रिलायंस को मिला हुआ है। और ये बनेगा कहाँ पे पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क? तमिलनाडु में, चेन्नई के पास में। हाल ही में किस देश को अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग सूची से हटा दिया है? भारत को। निम्न में से कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटरमैन वेसल का निर्माण करेगी? ये करेगी आपकी कोचीन शिपयार्ड। हाल ही में स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया है? नताशा पिर्क मुसर को। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सीवी आनंद बोस को। भारत सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? लॉन्स नायक मंजू। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी है? सऊदी अरब ने। नवंबर 2022 के राष्ट्रीय संग्रहालय और डेनमार्क के कोल्डिंग संग्रहालय ने डेनमार्क और भारत की चांदी की वस्तुओं को खजाने विषय पर प्रदर्शनी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मार्च 2023 में यह प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की जाएगी? नई दिल्ली में। हाल ही में कोयला मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर 2022 में देश के कुल कोयले का उत्पादन 448 मिलियन टन रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के उत्पादन की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक था? 18%। इसको हमने अंदर कवर किया था। हाल ही में जारी 8 प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक पिछले वर्ष सितंबर 2021 के सूचकांक की तुलना में सितंबर 2022 में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया है? 7.9% की वृद्धि किया है। रिजर्व बैंक द्वारा अपनी डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपया कब लॉन्च किया गया है? 1 नवंबर को। इसमें 29 नवंबर ऑप्शन में नहीं है। अगर होलसेल में कहा जाए तो 1 नवंबर को और रिटेल में कहा जाए तो 29 नवंबर को। हाल ही में रुपए में विदेशी व्यापार की सुविधा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बाद 2 भारतीय बैंकों के साथ कितने विशेष वोस्ट्रो खाते खोले गए? ये 9 थे संख्या में। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर सितंबर के 5.84% से बढ़कर अक्टूबर में कितने फीसद पहुंच गई है? 8.04%। 26 नवंबर 2022 को पशुपालन और डेयरी विभाग आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में बेंगलुरु में भारतीय श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की कौन सी जयंती मना रहा है? 101वीं थी ये। पीएम मोदी जी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 17वीं शताब्दी के महान योद्धा लचित बरफुकन की निम्न में किस क्रम की जयंती मनाई हुई है? 400वीं जयंती थी ये। 19 नवंबर 2022 को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के जन्मदिन के मौके पर किस संस्था को, तो ये समाज सेवी संस्था प्रथम थी, किस देश ने थाईलैंड को पटाया शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन 2022 में कंट्री श्रेणी में परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता है? भारत ने। भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी द्वारा ओमान के तट पर युद्ध अभ्यास नसीम अल बहर 2022 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 13वां संस्करण था। नवंबर 2022 तक वनों के विलुप्त प्राय जंतुओं और वनस्पति के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार संबंधी कोप साइट्स पर पक्षकारों की 19वीं बैठक का आयोजित कहाँ किया गया है? पनामा सिटी में किया गया है ये। अच्छा, कोप 27 अलग था, कोप 19 अलग होता है। पीएम मोदी जी द्वारा राज्य के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन डोनीपोलो अभी देखा था अरुणाचल प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 33वां और प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व ये आपका बनेगा? लखीमपुर खीरी में। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल की कौन सी किस्में, ए और बी दोनों? प्रधानमंत्री जी मोदी ने बेंगलुरु में कितने फीट ऊंची नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? हाल ही में बिहार राजस्व विभाग की ओर से जारी राज्य के सभी 38 जिलों के लिए परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव पैरामीटर पीओपी रिपोर्ट में कौन जिला शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ये था बिहार का बांका जिला। हाल ही में बिहार के किस जिले में पद्म भूषण पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री रामभद्राचार्य जी ने भगवान श्री राम की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बक्सर में ये बनेगी? नवंबर 2022 को केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा किस राज्य में महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M पहले ग्रीनफील्ड फार्म मशीनरी प्लांट का शुभारंभ किया गया? तो ये आपका मध्य प्रदेश में हुआ है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र कौन सा था? आपका ताशीगंग था, और इन्होंने अपने ही मतदान केंद्र हिक्किम का रिकॉर्ड तोड़ा हुआ था। पीएम मोदी जी द्वारा किस राज्य में भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन राष्ट्र को समर्पित किया गया? ये था आपका गुजरात में।
नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 7वां इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन आपका ग्रेटर नोएडा में किया गया था? इंडिया एक्सपो द्वारा मनाया गया ये। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में भारतीय जन संचार संस्थान के स्थायी उत्तर पूर्वी परिसर का उद्घाटन किया? यह आपका था मिजोरम में। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 को किस राज्य में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सशक्त के लिए मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना उत्तराखंड में आयोजित? तो ये था हमारा क्रॉनिकल का संपूर्ण सार हमने देखा। इसमें जो हमने क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, कृपया आप उनका जवाब जरूर दें और इसी तरह से करंट अफेयर की तैयारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और आपको करंट अफेयर से जुड़े किसी भी मुद्दे का यदि सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम उस पर सेपरेट लेक्चर पूरे होलिस्टिक अप्रोच के साथ कवर करते हुए आपको बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।